Very good afternoon to one and all. Myself Dr. Deepika Mehra, Assistant Professor from Kriyashari Department, Vijayashree Medical College and Hospital, Jabalpur. As you all know that our college had started discussion on COVID-19. So for that, our topic for the discussion is general care of children during pandemic. And our today's guest speaker is Dr. Rishikesh Tikole sir. Sir is Associate Professor from Command Bhakti Department. So I would like to welcome you sir. थैंक यू मैम। सर ऐसा सुनने में आ रहा है कि बच्चों में जो है थर्ड वेव का इन्फेक्शन जो है फैलने वाला है, तो क्या ये सही न्यूज़ है या गलत है? अच्छा, ये जो न्यूज़ आया है इसका ऐसा इन्होंने बताया है जो कि एक्सपर्ट्स हैं। जो सबसे पहले वेव आई थी उन्होंने जो अपना कोमॉर्बिड या तो अबव 45 पॉपुलेशन है उसके ऊपर पहला अटैक हुआ। बाय दैट टाइम अगर सेकंड वेव जब आया था बाय दैट टाइम हमने बहुत सारे वैक्सीन्स जैसे कोविशील्ड, कोवैक्सीन, इन वैक्सीनेशन का प्रोग्राम गवर्नमेंट ने रन किया और उसके बाद बहुत सारे जो वो पॉपुलेशन है वो बच सके। लेकिन अभी थर्ड वेव जब आएगी तब जो वैक्सीनेशन लग चुका है जो कि 18 to 45 या तो 45 to 60 इन एज ग्रुप में लग चुका है, लेकिन फ्रॉम डे 1 to 18 ईयर्स तक वैक्सीनेशन नहीं लग चुका है। सो ऐसा मानना है या ऐसा हो सकता है कि वायरस का म्यूटेशन जो कुछ भी है वो सभी ये एज ग्रुप पर अटैक हो सकता है। सो वाइडली ये एज ग्रुप अफेक्ट हो सकता है, ऐसा है। दूसरा सवाल ये आता है कि यदि मदर पॉजिटिव है तो RT-PCR टेस्ट जो है वो उन्हें कब कराना चाहिए कोविड पॉजिटिव है? बच्चे का जी, अगर बच्चे का डे 1 है और मदर कोविड पॉजिटिव में उसका नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है या तो लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन हो जाता है तो बच्चे का टेस्ट अराउंड 48 आवर्स के बाद ही कराना ऐसा गाइडलाइन में दिया गया है। सर ये भी कंडीशन आती है कि जब मदर पॉजिटिव है और बच्चा नेगेटिव है, उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? मदर पॉजिटिव है और बच्चा नेगेटिव है, एक्सक्लूसिव जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो तो कंटिन्यू करना ही है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम्स जो मदर को है उसके हिसाब से चलना है। अगर मदर वेरी सिक है, उसको हॉस्पिटलाइजेशन लग रहा है तो फिर बच्चे को अलग रख सकते हैं। कुछ लोगों में ये भी पाया गया है सर कि मदर एंड बच्चा दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, तो उस कंडीशन को कैसे मैनेज करना चाहिए? अगर दोनों असिम्टोमेटिक है तो दोनों एक साथ रह सकते हैं। आइदर बच्चा बहुत हालांकि ऐसे केसेस बहुत कम है, या तो 1 या 2 हो चुके हैं कि बच्चे को बहुत सिकनेस है, उसको एडमिशन की जरूरत है, उस टाइम पे आइसोलेशन जरूरी है। दोनों ऐसा भी देखा गया है कि बच्चा पॉजिटिव है और पेरेंट्स नेगेटिव है, तो उस चीज़ को कैसे मैनेज कर सकते हैं? बच्चा पॉजिटिव है, एक्चुअली बच्चे बहुत सारे असिम्टोमेटिक रहते हैं, लेकिन अगर असिम्टोमेटिक है और कोविड पॉजिटिव है और घर में रह रहे हैं तो घर में ग्रैंडफादर्स, ग्रैंडमदर्स रहते हैं जो कि कोमॉर्बिड हो सकते हैं, इनको बीपी, शुगर और अदर डिसीजेस रहते हैं, तो बच्चे को आइसोलेशन में ही रहना जरूरी है। या तो पेरेंट्स जो मदर या फादर रहते हैं वो पर्सनल इक्विपमेंट जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है वो यूज करना जरूरी है। ऐसे कौन कौन से प्रिकॉशन हो सकते हैं जो कि मदर और बच्चे दोनों के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं? प्रिकॉशंस अगर घर में वो दोनों पॉजिटिव है तो वो उनका जो हर रोज रूटीन है वो आइसोलेशन में करें। ज़्यादातर हाई प्रोटीन डाइट मदर को देना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग देना चाहिए, उसका डिहाइड्रेशन नहीं होना ये देखना चाहिए, फीवर कंटिन्यूसली अगर है तो मॉनिटर करना चाहिए, ठीक है। अगर फीवर कम नहीं आ रहा है तो कंसल्टेशन लेना चाहिए या तो डायरेक्टली हॉस्पिटल को अप्रोच होना चाहिए। यदि सर बच्चा पॉजिटिव होता है तो उसमें रेड फ्लैग साइन जो है वो कौन से होते हैं? एग्जैक्टली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने मैडम। रेड फ्लैग साइन मतलब हाई ग्रेड फीवर, उसके बाद पुअर एपेटाइट, ठीक है, पुअर यूरिन आउटपुट, और if at all baby is becoming very very sick or
उनको नॉर्मल आ जाता है, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों में ये रेड फ्लैग्स, उसके साथ उनके लिप्स वो भी रेडिश दिखे जाते हैं, आइज भी रेडिश हो जाती है, वो ये रेड फ्लैग साइन है। अगर ये है तो डेफिनेटली डॉक्टर्स कंसल्टेशन जरूरी है। बच्चों में सर हम मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हो, क्योंकि वह काफ़ी भावात्मक होते हैं, जो भी न्यूज़ सुनते हैं, जो भी लोगों को देखते हैं, तो उनमें बहुत जल्दी जो है कोविड के लिए डर बैठ जाता है, तो उनका मेंटल स्टेटस जो है एक नॉर्मल तरीके से रहे, तो उस चीज़ के लिए हमें क्या करना चाहिए? अभी ये कोविड में बहुत सारे बच्चों ने अपने पेरेंट्स गंवाए हैं, ग्रैंड पेरेंट्स गंवाए हैं, जिनकी उनको आदत रहती थी वो उनके सामने है नहीं, और आगे जाके फ्रंटलाइन वर्कर्स है, फ्रंटलाइन वर्कर्स जो घर नहीं आ रहे क्योंकि कोविड का स्प्रेड ना हो घर में, तो इन सभी चीज़ों में बच्चों के मन पर बहुत सारे विपरीत परिणाम हो रहे हैं। तो ऐसे जैसे कि जिन्होंने अपने पेरेंट्स बनाए उनके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स रन कर रही है, एडॉप्शन के वगैरह, और वो छोड़ के अगर फ्रंटलाइन वर्कर्स है और या तो घर में कोई पॉजिटिव उनके वजह से वो अलग है, तो वो जैसे उनकी हॉबीज़ है, प्ले है या तो रीडिंग है, इन चीज़ों में वो उनको व्यस्त करा सकते हैं। और ज़्यादातर टीवी न्यूज़ या तो जो न्यूज़ उनके मन पर इम्पैक्ट कर रहे हैं वैसे न्यूज़ को हम उनके सामने नहीं लाना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें लेकर हम उनका मेंटल हेल्थ का भी प्रिजर्व कर सकते हैं। अब जो सर थर्ड वेव आने वाली है, वह बच्चों को किस तरीके से इफेक्ट कर सकती है? हाँ, वैसे मैडम मैंने पहले ही बोला, थर्ड वेव विल इफेक्ट डेफिनेटली एज द वैक्सीनेशन इज नॉट बीइंग डन इन कोविड वैक्सीनेशन इज नॉट बीइंग डन इन दैट एज ग्रुप, सो वी कैन एज अ प्रिकॉशनरी मेजर्स वी कैन यूज द वैक्सीन लाइक इन्फ्लुएंजा। जैसे अभी एक्सपर्ट टीम कोविड टास्क फोर्स ने ऐसा बताया गया है कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन विल हेल्प देम to up to certain limit, because SARS-CoV vaccine and influenza are nearly showing same symptoms like high grade fever, cold, cough, poor appetite, and general debility. So if at all we are giving influenza vaccine which is available in market in two strains like trivalent and quadrivalent, we can choose out of that. From 6 months onwards we can take the vaccine. From 6 months to 3 years you can give 0.25 ml dose 1 month apart, which is intramuscular, and इस वैक्सीन के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे कि अभी जनरल पॉपुलेशन में कोविशील्ड लिया, कोवैक्सीन लिया और कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे फीवर है, हेडेक है, कुछ लोगों को कोविड भी हो चुका है, ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं आने वाले हैं क्योंकि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इज टाइम टेस्टेड, we are using since last 10-12 years. So from third year onwards we can give influenza vaccine 0.5 ml intramuscular, ठीक है, either deltoid or thigh, anterior or lateral thigh. So definitely जब भी अभी रेनी सीजन आने वाला है और नेक्स्ट वेव आने वाले हैं, तो सिम्टम्स सेम होने के वजह से हॉस्पिटल में रश ज़्यादा बढ़ने वाला है। अगर उससे पहले हम इन्फ्लुएंजा वैक्सीन दे रहे हैं तो ये रश 50% हम कम कर सकते हैं, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या तो हेल्थ वर्कर्स या तो फ्रंट लाइन वर्कर्स उनके ऊपर जो स्ट्रेस आने वाला है वो डेफिनेटली हम कम कर सकते हैं। सर मैं ये पूछना चाहूँगी कि यदि बच्चे कोविड पॉजिटिव होते हैं तो उनमें कौन कौन से लक्षण जो हैं वह उत्पन्न हो सकते हैं? डेफिनेटली मैडम, सबसे पहले अलार्मिंग साइंस है जो हाई ग्रेड फीवर है, नॉट गेटिंग डिक्रीज्ड बाय आफ्टर 2-3 days आल्सो, ठीक है। उसके बाद उनको GI सिम्टम्स भी दिखते हैं बच्चों में, उसके बाद कफ, कोल्ड, ठीक है, ड्राई हैगिंग कफ, और सांस लेने में तकलीफ जैसे डिस्निया, ठीक है, उनका पल्स रेट हाई रहता है, हार्ट रेट हाई रहता है और रेस्पिरेटरी रेट भी हाई रहता है, ठीक है। और हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये कोविड के ही रेट फ्लैग सिम्टम्स है? तो हमें जो पल्स ऑक्सीमीटर है वो यूज़ करना है और प्रॉपर वेल
उसका मॉनिटरिंग करना है, और अच्छे कंपनी का रहेगा तो हमें वो अगर ऑक्सीजन का लेवल बिलो 94 आ रहा है तो हमें डेफिनेटली बच्चों को आगे की ट्रीटमेंट के लिए कंसल्टेशन के लिए डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। सर बच्चों में क्या मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम होता है? Yes, actually this multi-system inflammatory symptom syndrome जो है वो it is a collective, और पोस्ट कोविड या कोविड एसोसिएशन में है, जो कि ब्रेन, हार्ट, लीवर और मल्टी सिस्टम उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं। हाई ग्रेड फीवर के साथ उनको ऑक्यूलर रेडनेस, उसके बाद स्वेलिंग ऑफ लेग, हैंड्स, ये सभी सिम्टम्स आते हैं। तो मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम जो है वो बच्चों में होता है और कोविड एसोसिएशन में ही होता है। जी थैंक यू सर। जैसे कि आपने बताया कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का हम प्रयोग कर सकते हैं बच्चों में, तो यदि बच्चे पॉजिटिव होते हैं तो हमें क्या वैक्सीनेशन का प्रयोग करना चाहिए? अगर बच्चे पॉजिटिव हैं तो जो उनका नॉर्मल वैक्सीनेशन शेड्यूल है उसके साथ इन्फ्लुएंजा ये तकरीबन हमें 30 डेज तक स्टॉप करना चाहिए, और उसके बाद हमें वैक्सीनेशन जो कि शेड्यूल है टाइम टू टाइम देना है, और उसके बाद भी हम इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी दे सकते हैं ताकि इम्यूनिटी क्रॉस रिएक्ट ना करें। हम लोग जब देख रहे हैं कि थर्ड वेव आने वाली है तो बच्चे इन्फेक्टेड होंगे, तो ऐसी आयुर्वेद की कौन सी दवाएं हैं जिनके लेने से हम जो है बच्चों को इन्फेक्ट होने से बचा सकते हैं? बहुत सारी घर में दवाएं हैं, जैसे लहसुन है, जैसे अदरक है, जैसे हल्दी है, हल्दी का दूध पिला सकते हैं बच्चों को हम। जैसे दवाइयों में अगर हम जाए तो जो आंवले का है प्रिपरेशन, कुष्मांडा आंवले है, ठीक है, जैसे आंवला कैंडी दे सकते हैं बच्चों को जो स्वीट है, जो बच्चों को पसंद आ सकती है। और अदर प्रिपरेशंस में हम सुवर्ण प्राशन दे सकते हैं। अभी सुवर्ण प्राशन कल ही पुष्य नक्षत्र का अवसर था हमारे कॉलेज में, तो पुष्य नक्षत्र सुवर्ण प्राशन देना है। उससे अगर हम हर रोज दे रहे हैं तो भी अच्छा है। जैसे उसमें गोल्ड नैनो पार्टिकल रहते हैं, वो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हेल्प करते हैं, और उसके साथ गुड़ची, बाकी जब जो सभी द्रव्य है, घृत है और मधु है, वो भी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए ये एक आयुर्वेदिक वैक्सीनेशन की तरह भी हम यूज कर सके, ताकि आगे जाके कोई रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ सके और कोई रोग ना हो जाए। सर इन रेमेडीज का क्या हम घर पे भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर आयुर्वेदिक फिजिशियन से कंसल्ट करने के बाद ही हम इनका प्रयोग? डेफिनेटली अगर मैडम जो होम रेमेडीज है वो तो घर में जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं उनके कंसल्ट अंडर ऑब्जर्वेशन या तो उनके कंसल्टेशन से ले सकते हैं। लेकिन जैसे कि कुष्मांडा आंवले है, सुवर्ण प्राशन है, ये जब जो कुछ भी है वो डॉक्टर या तो वैद्य के सलाह से ही लेना जरूरी है। सर बच्चों में क्या डोज का रोल प्ले है? डेफिनेटली राइट डोज विल गिव राइट रिजल्ट, क्योंकि देखा जाता है कि इम्यून सिस्टम के लो होने के कारण जो है ज़्यादा इन्फेक्शन फैलता है, तो बच्चों का इम्यून सिस्टम बूस्ट आउट करने के लिए क्या हमारे आयुर्वेदिक के कुछ ऐसे प्रिपरेशंस हैं जिनके द्वारा बच्चों को फायदा हो सकता है? यस, आयुष बालरोग काढ़ा करके है, वो हम दे सकते हैं, जिसमें आंवला है, शुंठी है, हरिद्रा है, मनुका है। तो वो प्रिपरेशन पूरा आयुष ने दिया है, उसका बच्चों के लिए उसमें गुड़ डाल के एकदम मीठा बना के दिया गया है, तो वो कर सकते हैं। वो छोड़ के बहुत सारे मेडिसिन है, जैसे अश्वगंधा ले हैं, जैसे च्यवनप्राश ले हैं, ठीक है, वो भी दे सकते हैं उनके एज के हिसाब से, उनकी अग्नि के हिसाब से। दैट मीन्स हम इस तरीके से बच्चों के इम्यून सिस्टम को बूस्ट आउट करके उन्हें बचा सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। एट लास्ट में सर आपका क्या मैसेज रहेगा कि जिससे जो है थर्ड वेव से जो बच्चे प्रोटेक्ट हो सके? लास्ट में नोट पॉइंट।
जैसे बच्चे ही देश का आगे का भवितव्य है, तो ये सिचुएशन में बच्चों को हम ही संभालने वाले हैं, जैसे पेरेंट्स है, डॉक्टर्स है, ठीक है। वो हिसाब से उनको ये सिचुएशन में मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, ये सब प्रोटेक्ट करके उनको ये कोविड महामारी की जो थर्ड वेव आने वाली है वो उनको पता भी ना चले कि कुछ है। ऐसा सोच के अगर हम चलेंगे और आयुर्वेद का पालन करें, दिनचर्या का पालन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, गवर्नमेंट का व्हाटएवर सूचनाएं है उसका पालन करेंगे, तो डेफिनेटली हम थर्ड वेव भी क्रॉस कर जाएंगे। Thank you so much, sir. It's really very wonderful lecture, and I'm very thankful to the audience for listening us carefully. And thanks to Vijay Sri Ayurvedic Medical College who gave us this opportunity. Yes, thank you.